नमस्ते हमारे प्यारे भाई। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एग्जाम पेपर 9 सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। इससे पहले मैं आरआरबी एनटीपीसी के इसी चैनल पर 8 मॉक टेस्ट करा चुका हूं। हर एक का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, जैसे ही मैंने 10 मॉक टेस्ट का आपसे प्रॉमिस किया, 10 मॉक टेस्ट 300 क्वालिटी क्वेश्चंस की मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। एक बात और, हमारे चैनल पर 1.5 मिलियन पूरे 15 लाख स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं। 15 लाख स्टूडेंट एक साल के समय में हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। वैसे इस चैनल पे हमने यूपी कांस्टेबल के बच्चों को फ्री बैच पढ़ाया, हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फ्री बैच पढ़ाया, हमने मेरे भाई रेलवे के लिए कंप्लीट अर्थमेटिक फ्री पढ़ाया, हम अभी एनटीपीसी की तैयारी करा रहे हैं, हमने एएलपी सीबीटी 2 के लिए पढ़ाया। इसके बाद हम रेलवे की एडवांस मैथ की क्लासेस इसी चैनल पे चलाएंगे। हमने जो है मेरे भाई कंसेप्चुअल सीरीज यहां पे एक चलाई, डेली कॉन्सेप्ट 10 AM। यही कारण है कि इतने कम समय में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हैं। तो अगर किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े 15 लाख, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना भरोसा दिखाने के लिए। लेकिन हमने भी आपको कहीं ना कहीं निराश नहीं किया है। आपने एक सब्सक्राइब किया, क्लिक किया, लेकिन हमने आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के लिए दिया, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चंस का कलेक्शन, बहुत सारे लेटेस्ट पेपर का सॉल्यूशन हमने इस चैनल पे कराया मेरे भाई। हम और आप साथ आए तभी ये हमारी 15 लाख की फैमिली कंप्लीट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं एग्जाम पेपर 9। जिस बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं मेरे भाई, एनटीपीसी का फॉर्म भरने से केवल नौकरी नहीं लगेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे दोस्त। तो ये 8 मॉक टेस्ट हैं, सभी के सभी सॉल्व कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स बाय गगन प्रताप, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर हर एक मॉक टेस्ट की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जो बच्चे नहीं सॉल्व किए वो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पहले खुद से बनाएं। खुद से बना के आप वीडियो देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, इसलिए मैं जो है इसकी हर एक एग्जाम पेपर की पीडीएफ भी अपलोड करा रहा हूं। इस चैनल पर एक ऐसी खतरनाक प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे वाले बच्चों के लिए कि रेलवे ने लास्ट ईयर जो 5 पेपर लिए हैं, रेलवे 2024-25 एग्जाम, ऑल टॉप क्वेश्चन, एएलपी का पेपर हो, अर्थमेटिक एडवांस, आरपीएफ एसआई का पेपर हो, जूनियर इंजीनियर का पेपर हो, टेक्नीशियन का पेपर हो, मैंने सारे के सारे एग्जाम्स के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप इन क्वेश्चंस को आने वाले पेपर में जो होगा उससे पहले जरूर देख के जाएं मेरे भाई, यहां से पक्का क्वेश्चन रिपीट होंगे। ऑलरेडी लाखों लोग इन वीडियोस को देख चुके हैं, लेकिन आपको देख के जाना। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ये कतई मत सोचना कि भाई ये तो एएलपी के सवाल है, मैं क्यों करूं इन्हों। नहीं भाई, रेलवे का सेम ही एग्जाम पेपर बना रहा है, सेम ही क्वेश्चन का कलेक्शन है। जो सवाल एएलपी में आएगा वैसा ही एनटीपीसी में भी आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट इतने अरेंज बेहतर वे में बनी हुई है इस चैनल पर, तभी तो 15 लाख स्टूडेंट यहां पे हैं मेरे भाई। चलो तो शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो। आज की क्लास में हमें एग्जाम पेपर 9 करना है। रेलवे बोर्ड एनटीपीसी में यहीं से सवाल पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर है पहला। 2 पाइप ए और बी 15 और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप 28 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी निकाल रहा है, यानी कि बाहर निकालने वाले आउटलेट पाइप की क्या दी है, एक तरीके से एफिशिएंसी दी है, ठीक है। तीनों पाइप जो है उस टैंक को 12 मिनट में भर देते हैं। टैंक की कैपेसिटी ज्ञात कीजिए, टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है। मान लिए मेरे भाई कि 2 पाइप है ए और बी, चलो एग्जामिनर ने नाम भी दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। 2 पाइप है ए और बी, ये 15 मिनट में भर सकता है पहला पाइप, और दूसरा मेरे प्यारे भाई 20 मिनट में टैंक भर सकता है। मैंने मान लिया कि जो हमारा आउटलेट पाइप है इसको मैंने सी नाम दे दिया। सी एक खाली करने वाला पाइप है मेरे प्यारे भाई, जो 28 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी बाहर निकालता है। तीनों पाइप यानी कि ए, बी और सी खाली करने वाला पाइप है, इसलिए डॉट लगा दो।
तीनों पाइप मिलकर 12 मिनट में टंकी भर देते हैं, तीनों पाइप मिलकर, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी, मैंने मान लिया कि भैया टैंक की जो कैपेसिटी है 15, 20, 12 कैल्शियम 60, टैंक में 60 यूनिट पानी आता है, मैंने मान लिया। तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरता है, 15 चौका 60। दूसरा पाइप भी 60 यूनिट टैंक 20 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3। तीनों पाइप मिलकर 60 यूनिट टैंक 12 मिनट में भरते हैं, 1 मिनट में कितना भरेंगे, 12 पंजे 60। आप यहां से कुछ मत करो, आउटलेट खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी निकालो। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर 5 होनी चाहिए कि नहीं, तो 4 3 7, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा, 4 3 7, 7 माइनस 2 5 आएगा। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 5 होनी चाहिए, यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि पाइप सी जो आउटलेट पाइप है उसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट की है, यानी कि ये हर मिनट में 2 यूनिट पानी खाली करता है। एफिशिएंसी यहां क्या है, मिनट दिया हुआ ना, एफिशिएंसी मतलब 1 मिनट में भरा या खाली गया पानी। तो पाइप सी जो आउटलेट पाइप है 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करता है, जबकि सवाल के अनुसार आउटलेट पाइप पर मिनट कितना पानी खाली करता है, 28 लीटर। तो 2 की वैल्यू सवाल में 28 लीटर दी है मेरे प्यार भी, 14 गुना, 14 टाइम्स। तो यहां पे टैंक की जो कैपेसिटी है 60, उसकी वैल्यू भी 14 गुना होगी। तो 14 चिंग 84, 840 लीटर टैंक की कैपेसिटी आएगी। उस टैंक में 840 लीटर पानी आ सकता है, डी ऑप्शन। आई बात समझे, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। आइए मेरे प्यारे भाई, माना पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम x है। अच्छा, पहली 106 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम x का n गुना है, n का मान क्या है। देखो मेरे भाई, 1 से लेके 100 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 100, 1 से लेके जब हम 100 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो x है, क्या है मेरे भाई, x है। अब आप मुझे बताओ 1 से लेके कितना है, 106 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आखिर में 106। इनका एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इनका एलसीएम क्या होगा ये बताइए भाई। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का एलसीएम तो मुझे पता ही है, x। हमें देखना है 100 के बाद की संख्याएं क्या क्या हैं। देखो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से कट जाए। 100 के बाद 101 आता है मेरे भाई, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का एलसीएम x है। अब 1 से लेके 100 तक 101 नहीं आता, 101 प्राइम नंबर है, यानी कि x में 101 से गुणा करनी पड़ेगी। फिर 101 के बाद आता है 102, 102 का मतलब होता है मेरे प्यार भी 17 छिक्का 102। अच्छा, जब मैंने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का एलसीएम निकाला तो 1 से लेकर 100 तक 17 भी आ गया, 6 भी आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर आता है 103, 103 भी प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 103 नहीं आता, 103 नहीं आता मेरे प्यारे भाई, तो 103 प्राइम नंबर है, इससे भी गुणा होगी। फिर 103 के बाद 104, 104 का मतलब 13 8 104। जब मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं तो 13 भी आ चुका है बेटे और 8 भी आ चुका है। तो 104 मेरे प्यारे भाई यहां पर नहीं लिया जाएगा क्योंकि 1 से लेकर 100 तक ऑलरेडी 104 13 8 104 आ चुका है। 104 के बाद है बच्चे 105, 105 मतलब 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 भी और 5 भी ऑलरेडी आ चुका है मेरे भाई। 106, 106 मतलब 53 दूनी 106, 1 से लेके 100 तक 53 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है। हमें बस वो देखना है जो 1 से लेके 100 तक के भीतर नहीं आ रहा, यानी कि 101 और 103। तो यानी कि 1 से लेके 106 तक की संख्याओं का एलसीएम x का कितने गुना है, 101 गुणा 103, और यही है n की वैल्यू x का, 101 गुणा 103, 101 गुणा 103 आ जाएगा मेरे प्यार भी 10403, सी ऑप्शन। वाकई में बहुत गजब का और दिमाग लगाने वाला सवाल था। यह सवाल जीडी के पेपर से इंस्पायर है। ये देखिए सवाल नंबर 3,
अगर कोई दूध वाला 1 लीटर दूध बेचने पर 50 रुपए लेता है तो 2000 का नुकसान होता है। अगर वो 60 रुपए पर लीटर में बेचता है तो 1500 रुपए का लाभ होगा। बेचे गए दूध की कुल मात्रा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इज। ग्रुप डी का सवाल है, करने लायक क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, अगर कोई दूधिया 1 लीटर दूध 50 रुपए का बेचता है तो 2000 रुपए का नुकसान होगा, 2000 रुपए का। लेकिन अगर वो 1 लीटर दूध 60 रुपए का बेचता है तो 1500 रुपए का फायदा होगा, 1500 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप मुझे बताओ, पहले 2000 का नुकसान था, 1500 का प्रॉफिट है, तो टोटल में कितना चेंज आया? टोटल में चेंज आया 3500 रुपए का। भाई पहले आपको 2000 रुपए का नुकसान हो रहा था, आज 1500 रुपए का लाभ हो रहा है, तो टोटल रुपये में कितना चेंज आया? 3500 रुपए का। क्यों चेंज आया? चेंज इसलिए आया कि पहले आप 1 लीटर दूध 50 रुपए का बेच रहे थे, अब 60 रुपए का बेच रहे हो, तो 1 लीटर दूध के प्राइस में कितना चेंज आया? 10 रुपए का। टोटल में चेंज आया 3500 रुपए का। 1 लीटर दूध के चेंज में प्राइस है 10 रुपए का। जब आपने 1 लीटर दूध का प्राइस 10 रुपए बढ़ाया तो टोटल वैल्यू में 3500 रुपए का चेंज आया। तो दूध कितना होगा? डिवाइड कर दो, 350 आ गया भैया। 350 लीटर दूध की मात्रा है। जब भी ऐसा सवाल आए, टोटल में चेंज बटे 1 लीटर की वैल्यू में चेंज, आंसर। एक्स वैक्स मान के मत करिए बेटा। सवाल नंबर 4, 21 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर रेडियस वाले 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है और बी डी जो है छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है जो डी पर स्पर्श करती है। एडी की एप्रोक्स लंबाई कितनी है? देखो भाई, यह सवाल रेलवे में तो नहीं आया है यह सवाल, लेकिन एसएससी का, आईसीएआर टेक्नीशियन का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए यह सवाल मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, सीख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्र वृत्त समझते ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है। ठीक है भाई, इनकी रेडियस 21 और 29 है। ए बी बड़े सर्कल का व्यास है, तो इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई ये मान लीजिए कि ये ए बी जो है बड़े सर्कल का डायमीटर है। ये हो गया, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल हैं। ठीक है, सवाल में बोला है बीडी छोटे सर्कल की टेंजेंट है, तो यहां पॉइंट बी से ये मान लीजिए कि छोटे सर्कल पर टेंजेंट खींचेगी। चलो ये आगे भी बढ़ेगी, बढ़ा देते हैं। ये बीडी यहां डी पे टच कर रही है। बीडी जो है छोटे सर्कल की टेंजेंट हो गई, जो यहां छोटे सर्कल को डी पे टच कर रही है। पूछा एडी की लंबाई क्या है? ये एडी की लंबाई आपसे पूछे, ये ए से डी तक, ये एडी की लंबाई आपसे पूछिए। एडी बताओ जी कैसे करेंगे? गजब का सवाल है मेरे भाई। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं आपको बेस्ट मेथड ही सिखाऊंगा। देखिए यहां मिला दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एक और 90 डिग्री का बनेगा। यहां पे क्या है, दोनों सर्कल की रेडियस 21 और 29 है, तो ये मान लीजिए कि मेरे प्यारे भाई ये बड़े सर्कल की रेडियस तो 29 हो जाएगी, 29, 29, ये भी 29 होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 29 होगा। और छोटे सर्कल की रेडियस यहां पे हो जाएगी 21, 21। अब 90 के सामने 29 से 21 है, तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, एक भी धेले की यहां पे समस्या हमें नहीं है, जो एक भी धेले की समस्या हो। हमें एडी निकालना, ये एडी बताओ, एडी कैसे आएगा? मेरे प्यारे भाई यहां ही असली, यहां तक तो सब बच्चे कर लेंगे, जो आगे कर पाए वही हीरा बालक है भाई। आप इसको यहां से मिलाओगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ये कोण 90 डिग्री का होगा। आप कैसे बोलोगे सर कैसे? भाई सेमी सर्कल है, ये ए बी डायमीटर है। सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री का होता है। बात समझे? अब आप एक बात बताओ, आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन खींचते हैं पैरेलल, तो ये अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर मिलेगा। अब आपको यहां पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया पी। 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एपीबी और ओडीबी। दोनों में ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिख रहा है ना। ये कोण भी 90, ये भी 90, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, सेम झुकाव पर है, ये दोनों लाइन समांतर है। ओ क्या है? मिड पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट से लाइन खींची गई है, ये लाइन, तो ये भी मिड पॉइंट पर मिलेगी,
यानी कि अगर ये 20 है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, 20 होगा, ठीक है ना। अगर ये 1:1 का रेशियो है तो ये भी 1:1 का रेशियो होगा। अभी छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये पूरा, ये 1 है, ये पूरा 2 हो जाएगा, तो ये रेशियो क्या आएगा, 1:2 होगा। अभी इसका जो रेशियो आएगा 1:2 होगा। यानी कि यहां छोटे बड़े दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल, दोनों सिमिलर है भाई। छोटे ट्रायंगल में ये 20 है, बड़े ट्रायंगल में यहां से यहां तक पूरा 40 है, 1:2 का रेशियो है, तो ये भी 21 है, तो ये डबल हो जाएगा 42। 1:2 का रेशियो होगा छोटे बड़े ट्रायंगल की साइड का, 42। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो एडी है इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, एपीडी में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, ए पी और डी में। बोलो बात समझ में आ गई। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। और 90 डिग्री के सामने ये आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। अब बताओ, दो साइड तो मुझे पता है, एडी ये 90 डिग्री, ये 42 है, 20 है, तो एडी क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, लगा दीजिए मेरे भाई। एडी बराबर √42 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 1764 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो 1764 प्लस 400 ये आ जाएगा 2164, √2164 आएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो ये आंसर अप्रोक्स में, अब 50 नहीं आएगा भैया, ठीक है, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ये 2100 है मेरे प्यार भाई, ये भी नहीं आएगा। 48 भी नहीं आएगा, क्योंकि 48 का वर्ग होता है मेरे प्यार भाई 2304, ये 2164 है, तो 48 से छोटा आएगा, यानी कि 46.5, ए ऑप्शन लगभग ये आएगा भाई। 46 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 46 का स्क्वायर होता है 16, 2116 हो गया, यह है 2164, तो 2164 का जो अंडर रूट आएगा वो 46 से हल्का सा बड़ा आएगा, कि 2116 46 का स्क्वायर है मेरे प्यार में, 46 का, तो 2164 का अंडर रूट 46 से हल्का सा बड़ा आएगा, 46 से हल्का सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है 46.5। क्या बेहतरीन गजब का सवाल है, एक बार फिर से देखिएगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 5, द वैल्यू ऑफ दिस, त्रिकोणमिति का सवाल। देखो ये तो सिंपल है, 1/sin कोसेक थीटा माइनस 1/sin कोसेक थीटा आ गया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे कोसेक थीटा -1, ये भी आसान है भाई। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। सबसे पहले आप ये जानिए मेरे भाई, अगर आप यहां कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे कोसेक -1 कोसेक +1, तो कोसेक -1 कट जाएगा ऊपर नीचे से, क्या बचेगा, कोसेक थीटा +1 बचेगा। अब कोसेक से कोसेक कट गया, ये बच गया जी -1, तो इस सवाल का आंसर -1 है, डी ऑप्शन। ठीक है, बेसिक से जल्दी हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 6, सवाल में बोला है पी किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है, उसने 37.5% काम किया फिर छोड़ दिया। क्यू ने बचे काम को 40 दिन में पूरा किया, क्यू ने बचे काम को, साथ मिलकर वो उस काम का 17/48 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। आसान सवाल मेरे भाई। सवाल में बोला है पी 1/4 काम करता है 18 दिन में, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 काम पी 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 × 18 72 दिन में। पी पूरा काम 72 दिन में करेगा। अब क्या किया, पी ने 37.5% काम किया, 37.5% मतलब 3/8, पी ने 3/8 काम किया और फिर छोड़ दिया। क्यू ने बचा काम 40 दिन में किया। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, टोटल काम 1 होता है, 1 में से 37.5% 3/8 काम हो गया, तो बचा काम 5/8, 5/8 काम क्यू ने किया है 40 दिन में। कितने दिन में, 5/8 काम 40 दिन में किया क्यू ने, तो क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5/8, उधर जाके पलट जाएगा 8/5, 5 8 40, यानी कि 64 दिन में। तो मैंने ये पता लगा लिया कि क्यों पूरा काम 64 दिन में कर सकता है, 64 डेज में कर सकता है, ये मैंने पता लगाया, दिया नहीं था कुछ भी,
हालांकि पता लगाना मुश्किल नहीं था। बोला है साथ में मिलकर वो उस काम का 17/48 भाग कितने दिन में करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, पी और क्यू दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? इसका सीधा फॉर्मूला है, एलसीएम भी ले सकते हो पर फॉर्मूला सबसे आसान है। अगर एक आदमी एक्स दिन में कर रहा है, दूसरा वाई दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में। पी 72 दिन लेता है, क्यू 64 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर 72 गुणा 64 बटे 72 प्लस 64, 72 प्लस 64 यानी 136 दिन। दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में कर देंगे पी और क्यू। लेकिन पूछा दोनों मिलकर उस काम का 17/48, दोनों मिलकर काम का 17/48 कितने दिन में करेंगे? तो 17/48 से गुणा। 17 से 136 8 बार जाएगा मेरे भाई, 8 से 72 9 बार जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 16 चौका 64 और 16 तिया 48। ठीक है, 3 से 9 आपका 3 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा 12। 3 चौक 12 आ गया, 12 दिन। तो 12 दिन इस सवाल का आंसर है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी, 12 दिन, सी ऑप्शन। ओके, आसान सवाल था, सब बच्चों ने कर लिया। ये चलेंगे 7वां। शांत जल में एक नाव की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर में यानी कि एक नाव की गति x का मान है 16 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 4 times एज मच टाइम गोइंग अपस्ट्रीम एज इन गोइंग सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। सवाल में बोला है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 4 गुना समय लगता है। भाई समान दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जो समय लगता है उससे 4 गुना समय लगता है। जाहिर सी बात है, धारा के अगेंस्ट जाओगे समय ज्यादा लगेगा। धारा की स्पीड पूछी है, तो आप मुझे बताओ, सवाल में बोला है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से 4 गुना समय लगता है। अगर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगता है सेम डिस्टेंस जानने में। सेम डिस्टेंस जाने में मेरे प्यार भी समान दूरी, अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 4 गुना समय लगता है। डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं। टाइम का रेशियो बेटा, ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4/1। आप बोलोगे हां जी सर, ये आ गया। यहां से क्या आप एक्स से वाई का, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते? एक्स से वाई का नहीं पता मेरे भाई, आपको बिल्कुल पता होगा। एक्स से वाई का जो रेशियो होता है वो है डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। एक्स बटे वाई बराबर डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, ये होगा। तो एक्स से वाई का रेशियो 4 + 1 5 बटे 4 - 1 3। एक्स से वाई का रेशियो 5/3 आएगा, 4 + 1 बटे 4 - 1। सीधा शॉर्टकट है, ये ध्यान रखिएगा कभी भी। अब यहां पे बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 16 दी है, 5 की वैल्यू आपको दी है 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितने गुना? 3.2 टाइम्स। ठीक है, तो 3 की वैल्यू भी 3.2 गुना आएगी, यानी कि 9.6। तो 9.6 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन इज द आंसर, 9.6। कर लेंगे, मुझे लगता है आप कर पाएंगे मेरे भाई। और करना है पूरा तो जुड़ना पड़ेगा आपको कैरविल एप्लीकेशन पर। फिर से हम बता रहे हैं, कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा एक आरंभ बैच है, वो बैच जिससे पिछले साल में जो पेपर हुए हैं उसमें हजारों बच्चे पढ़ पढ़ के सिलेक्ट हो रहे हैं, लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। अभी एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आया, टॉप 100 में से 40 बच्चे डायरेक्टली हमारे बैच में पढ़े हुए थे, डायरेक्टली। और ऐसा तो कोई है नहीं जिसने हमारी यूट्यूब की क्लास से ना पढ़ा हो या मैथ्स कॉन्सेप्ट की बुक से ना पढ़ा हो मेरे भाई। देखिए, इतना हम डिटेल में, इतना सटीक तरीके से एग्जाम पैटर्न को समझ के बच्चे को पढ़ाते हैं। कमजोर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। टॉपर तो अपना कहीं से भी, जो अच्छा बच्चा हो तो कहीं से भी काम चला लेगा। अगर आपको अपने ऊपर जरा सा भी संदेह है कि भाई मुझे एक टीचर अगर मिल जाए जो मेरी जिंदगी बना दे, आपको कैरविल एप्लीकेशन पे आना चाहिए। मात्र 1599 की फीस में अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। 1599 की फीस में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सभी की सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और वो भी ऐसा नहीं, पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक एडवांस पूरा, हर एक चैप्टर की आपको नोट्स देंगे, शीट्स देंगे मेरे भाई।
तब जाके आपको पूरा तैयार कराएंगे। यहां प्री का भी पढ़ाएंगे, मेंस का भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी साथ साथ हम ही कराएंगे। एक एक टाइप पे इतने इतने सवाल प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना आ जाएगा मेरे भाई। केवल कॉन्सेप्ट सिखा के एक सवाल करा के आगे बढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना भी हम सिखाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इंजीनियर बनना और इंजीनियरिंग को जमीन पे उतारना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं मेरे भाई। कॉलेज में पढ़ना और कॉलेज की डिग्री को बाहर कंपनी में काम में लेना दोनों अलग बातें हैं। तो यहां मैं वही चीज करूंगा मेरे भाई, कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे, केवल कॉन्सेप्ट तो सिखाएंगे, फॉर्मूला भी सिखाएंगे, प्रूफ भी कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस जो है वो केवल आपको इसी बैच में मिलेगी, बाकी आपको कहीं प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी, हम कराएंगे मेरे भाई। एप्लीकेशन पर ही बैच है, इससे सस्ता और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए 1599 की फीस में। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, बेवजह के पैसे इधर उधर खर्च ना करके वहां लगाओ जहां आपकी जिंदगी बन सकती है। 1599 में चारों टीचर्स की हमारी क्लासेस मिल जाएंगी, ज्वाइन करिएगा एप्लीकेशन पर। आ जाओ सवाल नंबर 8 ही बताइए। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 79, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या? यह सवाल मैंने बना के डाला है, नया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ये अभी तक पेपर में नहीं आया, पर कभी ना कभी एग्जामिनर भी जरूर बनाएगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं बच्चों। मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, याद है किसी को? तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है 1/sin इंटू कॉस, या फिर सेक इंटू कॉसेक थीटा। सेक इंटू कॉसेक थीटा कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होता है, तो यह होता है भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2 मतलब ट्वाइस ऑफ tan इंटू कॉट। tan इंटू कॉट तो 1 हो जाएगा ना, प्लस 2, ये आ गया। ये दोनों याद होना चाहिए। अभी आपको यहां पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 79 दिया हुआ है। अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 2 ऐड कर देता हूं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बराबर 79 में 2 जोड़ूंगा 81, 81 आ गया। आ गया। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। अंडर रूट लूंगा तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आएगा 81 का अंडर रूट यानी कि 9। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा 9 आ गया। लेकिन पूछा तो सेक प्लस कोसेक है। अरे भाई सॉरी, सेक इंटू कोसेक होगा जी। सवाल में गलत टाइप कर दिया जी हमारे टाइपिस्ट ने, सेक इंटू कोसेक। सवाल में पूछा तो सेक इंटू कोसेक है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा 9 है, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 9 आएगी मेरे भाई, 9। इस सवाल का आंसर 9 है, ऑप्शन नंबर 1। गजब का सवाल बनाया मेरे भाई हमने। ठीक है जी, जरूर आ सकता है, सीधा नहीं, उल्टा उल्टा नहीं तो सीधा, इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, सेक इंटू कोसेक 9। आगे चलें, सवाल नंबर 9। सत्यम एक वस्तु को लागत मूल्य से 55% अधिक कीमत पर जो है मार्क करता है और मार्क प्राइस पर 40% की छूट देता है। सत्यम का हानि या लाभ प्रतिशत क्या? देखिए डाटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी कर सकते हैं। सत्यम जो है वो सत्यम जो है वो कॉस्ट प्राइस से 55% एबव मार्क प्राइस लगाता है, फिर मार्क प्राइस पर 40% का डिस्काउंट देता है। तो सत्यम को होने वाला लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? 55 और -40 का सक्सेस। 55 -40 -55 गुणा 40/100। प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। 55 - 40 15, और ये कितना आएगा मेरे भाई? 2200/100 22। तो 55 - 22 आ गया जी, माइनस का 7। फाइनल आंसर निगेटिव आया है। निगेटिव का मतलब सत्यम को लॉस हुआ है। सत्यम को यहां पर 7% का लॉस हुआ है। डी ऑप्शन आंसर होगा बच्चे। नेक्स्ट, एबीसी अपनी इनकम का 75%, 70% और 90% खर्च करते हैं। बचत का रेशो 10/9/15 है। ए और सी की इनकम के बीच का डिफरेंस 22,000 है। बी की इनकम कितनी है? देखो बहुत बढ़िया, 3 लोग दिए मेरे भाई, ए बी और सी।
सवाल में दिया है उनकी बचत का रेशियो 10-9-15 है, सेविंग का रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो दिया है, लेकिन पूछा है इनकम के बारे में। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे एबीसी की इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। इनकम का दिया बचत का रेशियो है, लेकिन पूछा इनकम के बारे में, तो इनकम का रेशियो कैसे आएगा भाई? इनकम में से खर्चा घटा दो बचत। अब सवाल में पहली लाइन सबसे खास है, ए बी सी अपनी इनकम का 75, 70 और 90% खर्च करते हैं। जैसे ए अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। अगर ए 100 में से 75% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है? अपनी इनकम का 25% बचत करता है, जबकि ए बचत कितनी कर रहा है? 10 रुपए की। तो ए की इनकम का 25% 10, ए की इनकम का 100% का है, 25 चौका 100, 4 से गुणा कर दो, 100% की वैल्यू 40, ए की इनकम 40 आ गई। ऐसे ही बी 70% खर्च करता है। अगर बी 100% में से 70% खर्च कर रहा है तो बी बचत कितनी कर रहा है? 30% की, जबकि बी बचत कितनी करता है? 9 की। बी की बचत 9 है, तो 30% की वैल्यू 9 है, 10% की वैल्यू 3 है, तो बी की इनकम यानी कि 100% की वैल्यू 30 आ गई, तो बी की इनकम 30 हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही सी के बारे में, सी 90% खर्च करता है। सी 100% में से 90% खर्च करता है तो 10% बचाता है, जबकि सी बचत कितनी करता है मेरे भाई? 15 की। 10% के लिए 15 है तो 100% के लिए 150 है, तो मैं ये कह सकता हूं सी की जो इनकम है वो 150 है। ये ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया। अब बोला है ए और सी की इनकम का डिफरेंस, ए की इनकम 40 है, सी की 150, इनकी इनकम का डिफरेंस है 110। सवाल में ए और सी की इनकम का डिफरेंस बताया गया 22,000 रुपए, जो कि कितने गुना है? 11 दूनी 200 गुना है, 200 टाइम 200 गुना। तो बी की इनकम है 30, तो 30 की वैल्यू भी 200 गुना, 30 की 200 में गुणा करेंगे 6,000 रुपए, तो बी की इनकम 6,000 रुपए है कुल। और ये आंसर हो गया बेटा डी ऑप्शन, 6,000। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था। सवाल नंबर 11, ज्योमेट्री का सवाल दिख रहा है बहुत ही, देखो एडवांस मैथ के मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं आपको ज्योमेट्री में या अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वालिटल है जो सेंटर ओ वाले वृत्त के अंदर है। एबी सर्कल का व्यास है, ठीक है। एडीबीसी को आगे बढ़ाया जाता है जो ई पर मिलते हैं। देखो बिना डायग्राम बनाए नहीं समझ पाओगे। ये हमने बना दिया जी सर्कल। साइक्लिक क्वालिटल समझते हैं भाई? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स, चारों कोने एक सर्कल की परिधि पे हों, उसे हम साइक्लिक क्वालिटल बोलते हैं। जैसे कि यहां पर ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वालिटल है, चक्रीय चतुर्भुज। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ए बी व्यास है ना, यानी कि ये सेंटर ओ से गुजरेगा। अब यहां पे जो बोला गया वो ये बात है कि एडीबीसी को आगे बढ़ाया जाता है जो ई पर मिलते हैं। ये मैंने एडी को आगे बढ़ाया, ठीक है जी। अब यहां देख लीजिए, मैंने एडी को आगे बढ़ाया और ये मैंने बीसी को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर यहां मिल रहे हैं, ये आगे बढ़ाने पर यहां मिल रहे हैं, पॉइंट ई पर मिलते हैं। ये एंगल सीईडी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है सीओडी, तो सी से ओ को मिलाओ और ये डी को मिलाओ, तो आपसे ये वाला जो एंगल है ना मेरे भाई, ये वाला एंगल सीओडी, ये एंगल आपसे पूछा है, ये कितना होगा? कोई बताएगा मेरे भाई सवाल को आप में से? देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ये थ्योरम 100% लगनी है कि सेमी सर्कल में, जहां सेमी सर्कल दिखेगा, अर्धवृत्त, एंगल की बात हो, थ्योरम 100% लगेगी। सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होता है। नहीं दिख रहा सेमी सर्कल तो बनाओ, आप इसको यहां से मिला दीजिए। ए बी डायमीटर है, सेमी सर्कल में बना ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा मेरे प्यार में, 90 डिग्री का होगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। ये भी 90 है मेरे भाई, ये भी 90 है, ये भी 90 है। 90 70 तो ये कितना आ जाएगा? 20 डिग्री का आ जाएगा। कैसे? ट्राइंगल डी ई बी को देखो, ट्राइंगल बी डी ई को देखो, ये 90 डिग्री है, 70 20 70 20 90 90 180। अब क्या करें, हमें सीओडी निकालना है। सीओडी जो बन रहा है वो इस आर्क से बन रहा है, सीडी से, सीडी से। एक बात बताएं, इस आर्क सीडी द्वारा सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा है? सी बी डी 20 डिग्री।
तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पे COD डबल बनेगा 40 डिग्री। सेंटर पे बना कोण सरकमफ्रेंस पे बने कोण का डबल होता है। नहीं समझे भाई, आपके सामने सर्कल है, सर्कल का आप कोई भी आर्क ले लीजिए। सपोज मैंने ये वाला आर्क ले लिया, ये आर्क यहां सपोज परिधि पे यहां थीटा एंगल बना रहा है, तो यही आर्क, सेम यही आर्क मेरे प्यारे भाई CD, यही आर्क सेंटर पे जब कोण बनाएगा सेंटर पे, तो डबल बनाएगा, डबल 2 थीटा एंगल बनाएगा। केवल ये बीच की चौथ चेंज होती है, CD द्वारा सरकमफरेंस पे CBD, BD 20 डिग्री है, तो COD डबल 40 डिग्री होगा। बढ़िया सवाल। एक घोड़ा एक बकरी 19,200 रुपए में खरीदा जाता है, घोड़े को 21% लॉस पर बेचा जाता है, बकरी को मेरे प्यारे भाई 13% लाभ पर बेचा जाता है। इस तरह की उनका सेलिंग प्राइस सेम, उनका विक्रय मूल्य समान है। बकरी का क्रय मूल्य बताओ। सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो ना। हॉर्स को मोना, हॉर्स का CPH है, बकरी का G है, गोट। भाई घोड़े का विक्रय मूल्य H मान लिया, बकरी का G मान लिया। हॉर्स को 21% लॉस पर बेचा जाता है, 100% से 21% लॉस में बेचा जाएगा, कितने में बिकेगा? 100 में से 21 घटे 79% में बिकेगा हॉर्स। बकरी को 13% लाभ पर बेचा जाता है, 100% पे 13% का प्रॉफिट होगा, तो बकरी कितने में बिकेगी? 113% में। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो यहां से हॉर्स का और बकरी का CP का रेशियो आ गया 113/79। क्या आप मेरी बात को समझे? क्या आप मेरी बात को समझे? बोलो समझे। अब यहां पे दोनों घोड़ा और बकरी कितने में खरीदे गए? 19,200 रुपए में खरीदे गए। दोनों का टोटल CP क्या है? दोनों का टोटल CP 113 + 79, यानी कि 180 और 12, 180 12 192। दोनों का टोटल CP 192 है। सवाल के अनुसार घोड़ा बकरी का टोटल CP है 19,200 रुपए, जो कि 100 गुना है, 100 गुना। आपसे पूछा बकरी का, बकरी यानी कि गोट, गोट का 79, तो 79 की वैल्यू भी 100 गुना होगी। वैसे भी 79 का मल्टीपल आएगा, 79 का मल्टीपल D ऑप्शन है, 7900। बात खत्म। आइए सवाल नंबर 13। x² + 1/x² बराबर 18 है, तो x की पावर 5 - 1/x5 किसके बराबर है? देखिए, अगर आपको माइनस निकालना है तो सबसे पहले आप x - 1/x पता करिए। x - 1/x क्या आएगा मेरे भाई? अगर आपको x² + 1/x² दिया है, आपको पावर 2 से पावर 1 में जाना है, लेकिन प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में जाना है, 2 घटा के अंडर रूट ले लीजिए। 18 में से 2 घटे 16, 16 का अंडर रूट 4। क्या आपको x की पावर 5 - 1/x5 निकालने का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट याद है? नहीं याद तो मैं बताता हूं। देखिए, पावर 5 कब आएगा? जब पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे, लेकिन बीच में माइनस है, तो एक प्लस लेना है, एक माइनस। अगर आप x² + 1/x² की मल्टीप्लाई कर देते हो मेरे भाई, x³ - 1/x³ में गुणा कर देते हैं, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आया है। और इसमें से मेरे दोस्तों आपको घटाना पड़ेगा, x - 1/x, एक्स्ट्रा आएगा, वो घटाना पड़ेगा। भाई इनकी गुणा होगी x की पावर 5, इनकी गुणा होगी -1/x की पावर 5 आएगा, लेकिन जब इनकी गुणा होगी तो +x आएगा, घटाने के लिए -x। जब इनकी मल्टीप्लाई होगी -1/x आएगा, हटाने के लिए +1/x। तो ये फॉर्मूला है मेरे भाई जो आपको याद होना चाहिए। अब यहां केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी, आंसर आ गया। x² + 1/x² दिया है 18। x³ - 1/x³ क्या होगा? भाई अगर x - 1/x4 है, तो x³ - 1/x³ बराबर होगा जी k³ + 3k। x³ - 1/x³ k³ + 3k, यानी कि 64 + 12 76। तो x³ - 1/x³ 76 आ गया, माइनस x - 1/x आपका 4 है ही। ठीक है भाई, तो 18 7 126 1260 और 108, यानी कि 1368। 1368 में से 4 घटाएंगे 1364। इस सवाल का आंसर है 1364, C ऑप्शन। ठीक है ना? यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं, 8 6 48, 8 - 4, 4 यूनिट डिजिट आएगा, C ऑप्शन आंसर है। बढ़िया सवाल है कि नहीं? देखो ये सवाल आप
ये सवाल आसान है, लेकिन हो तभी पाएगा जब फॉर्मूला याद होंगे। 3 बार फॉर्मूला लगा इस सवाल में, एक फॉर्मूला लगा यहां से यहां तक आने में, दूसरा फॉर्मूला एक्स क्यू माइनस एक्स क्यूब निकालने के लिए, तीसरा फॉर्मूला एक्स की पावर 5 माइनस इक्वल एक्स की पावर 5 निकालने के लिए। अलजेब्रा इज ए गेम ऑफ फॉर्मूला। जब तक फॉर्मूला याद नहीं है सवाल नहीं हो सकते मेरे भाई। नॉलेज अर्थमेटिक में काम आती है, फॉर्मूला एडवांस मैथ में ज्यादा काम आते हैं। फॉर्मूले में अगर हालत खराब है तो ये बुक आज ही ऑर्डर करके मंगा लीजिए, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। कम से कम सारे त्रिकोणमिति के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के तो चलता ही फॉर्मूलों पे। ये सारे फॉर्मूला शॉर्टकट एग्जाम्पल के साथ इस किताब में मिल जाएंगे। अभी ऑफर भी है किताब पे, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। और इस बुक का एक ही पर्पस है, छोटी सी किताब में कम पेजेस में कम कंटेंट में हर बच्चे को गणित के सारे फॉर्मूला एक जगह लिखे हुए मिल जाएं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हर फॉर्मूले पे एग्जाम्पल भी हो मेरे भाई। तो बिल्कुल आपका ओवरऑल मैथ का डर हट जाएगा मेरे भाई। आप डिबेट करने के लिए, गणित के सवालों को करने के लिए रेडी हो जाएंगे अगर आप ये बुक के सारे फॉर्मूला एक बार पढ़ लेते हो। ठीक है, आइए सवाल नंबर 14। 47 संख्याओं का एवरेज 0 है, उनमें से कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं? उनमें से कितनी संख्याएं एट मोस्ट, मैक्सिमम, एट मोस्ट, मे बी ग्रेटर देन 0, कितनी संख्या अधिकतम? देखो, अगर 47 संख्याओं का एवरेज 0 है तो 47 संख्याओं का सम भी 0 होगा। अगर सभी संख्याओं को जोड़ के 0 आ रहा है तो ही तो एवरेज 0 आएगा। अब आप बताओ, हमारे पास 47 संख्याएं, उनका सम 0 है। बोला कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है मैक्सिमम? मैंने मान लिया कि सारी संख्याएं 0 से बड़ी हैं, सारी की सारी संख्याएं 0 से बड़ी हैं, सारी की सारी संख्या पॉजिटिव है। अगर मैं सारी की सारी संख्या पॉजिटिव ले लूंगा तो सम भी पॉजिटिव आएगा। सम लेना है 0, तो भाई मैं 47 संख्याएं ना, तो मैं 46 संख्याएं तो पॉजिटिव ले लेता हूं, मैं 46 संख्याएं तो ले लेता हूं पॉजिटिव, और जो आखिरी 47वीं संख्या है, 47वीं, इसको मैं इतना नेगेटिव ले लेता हूं कि जोड़ के 0 हो जाए। यानी कि सपोज इनका जोड़ x आ रहा है, x, तो मैं 47वीं संख्या को -x ले लेता हूं कि कट के 0 हो जाए, तो सम 0 हो गया, एवरेज भी 0 हो जाएगा कि नहीं? तो मेरी जो हद है वो मैक्सिमम 46 संख्याओं को पॉजिटिव लेने की है। मैं मैक्सिमम 46 संख्याएं 0 से बड़े ले सकता हूं कि मेरी मजबूरी है कि सम 0 बनाने के लिए फिर आखिरी संख्या नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी। गजब सवाल है, सॉल्व नहीं करना था, दिमाग लगाना था। 15वां, एक व्यापारी अपने सामान को 50% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह 10% छूट देकर 37.5% सामान बेचता है और बाकी सामान को 40% छूट देकर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट क्या है? देखो मेरे भाई, गजब सवाल है। आपको पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो होता है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है। कुछ बच्चे सवाल को 100 मान के बनाएंगे, ठीक है, पर मैं वो बताता हूं जो हर किसी सवाल में कितना भी कैलकुलेटिव क्यों ना हो समय लगेगा। 50% अधिक मूल्य पर अंकित करता है एक व्यापारी, ठीक है, ये मुझे मार्कअप दिया है। आप यहां निकालो कि आपने डिस्काउंट कितना दिया। 37.5% का मतलब होता है 3/8, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। बोला है 37.5% सामान 10% डिस्काउंट पर बेचता है। मैंने मान लिया कि टोटल सामान 8 है, तो 8 का 37.5% होता है 3। 3 वस्तु बेचता है 10% डिस्काउंट पर, बची कितनी? 5। 8 में से 3 घटाइए, बची 5 वस्तु। 5 वस्तु बेचता है 40% के डिस्काउंट पर, 40% के डिस्काउंट पर। तो क्या आप मुझे यह पता लगा सकते हो मेरे भाई, कोई बताएगा कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया? कुल ओवरऑल सारे सामान पर मिलाकर आपने ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया? 37.5% 3/8, टोटल वस्तु 8 मान ली, 8 में से 3 पे 10% डिस्काउंट दिया, बाकी 5 पे 40% दिया। ओवरऑल डिस्काउंट यहां कितना है? 3 का 10% 30, यहां कितना है? 5 का 40% 200, 230%। आउट ऑफ टोटल मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 8 आ गया। किससे कट गया मेरे दोस्तों? ये कट गया आपका 4 से, 2 से कट गया, 115/2। ये 115/2 आ गया मेरे भाई, 115/2%।
यानी कि आपने 50% मार्कअप किया, फिर आपने 115/2% का नेट डिस्काउंट दिया, तो कुल प्रॉफिट जो होगा 50% मार्कअप, और डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होता है, और -115/2 का सक्सेसिव होगा। ठीक है भाई, ये आएगा मेरे भाई आपका नेट प्रॉफिट या लॉस। 50 -115/2 -50 गुणा 115/2/100%। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर M-D गुणा D/100। क्लियर है? मुझे देखते पता चल रहा है कि आंसर ये निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब प्रॉफिट वाले तो ऑप्शन है ही नहीं, लॉस वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, नेगेटिव आएगा क्योंकि 50 से आपका 100 चला जाएगा भाई, दो बार चला गया, तो यहां पे ना 115/4 आएगा ये, तभी तो कहें 4 आएगा ये, मैच कैसे नहीं हो रहा, /4 आएगा। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर, सॉरी, 115/4 आएगा, ये भी यहां /4 आएगा, ये भी यहां 115/4 आएगा जी। ठीक है, अब 50 चौका 200 -115, 200 -115 85/4, और कितना आएगा माइनस का 115/8। ठीक है, तो 85 दूनी 170, 170 माइनस 115, 170 में से 115 घटाएंगे तो 55/8%। तो 55/8% आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया जी आपका लॉस नहीं प्रॉफिट। तो 8×48 7×55, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, 8×48 6 सही 7/8% का आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा सवाल है बच्चों ये, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला से आपको बता दे क्योंकि फॉर्मूला भी जल्दी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए सवाल नंबर 16, रेशियो का क्वेश्चन है, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 9/5 है, तो इसका मान बताइए। देखो A/B भी 9/5 है, C/D भी 9/5 है, E/F भी 9/5 है। आपसे पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कहूं ये क्या है बेटा, ये क्या है बताओ जरा। 2A/2B, 2 से 2 काटो, A/B, A/B 9/5। मैं आपसे कहूं ये रेशियो कितना, ये वाला रेशियो 3 से 3 हटाओ, C/D, C/D क्या है 9/5। मैं आपसे कहूं ये कितना है बताओ जरा, 5 से 5 हटाओ, E/F 9/5। ये रेशियो भी 9/5 है, ये भी 9/5 है, ये भी 9/5 है। अगर सब कुछ 9/5 है तो इस पूरे की वैल्यू भी 9/5 ही आनी है। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी, खेल आ गया, खेल खत्म। ठीक है जी, बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भी। सवाल नंबर करेंगे हम आपके सामने 17। एक दुकानदार वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देता है। ठीक है, 9 जोड़ी किताबों की बिक्री पर एक पेयर वो बुक फ्री देता है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 26% का लाभ होता है। तो पूछा मार्क अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, बाई हाउ मच परसेंट इज मार्क्ड प्राइस अबव देन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज पूछा है। कोई बात नहीं, देखो हमें यह बात पता है कि एक दुकानदार को पूरे ट्रांजैक्शन में 26% का प्रॉफिट हुआ। क्या मैं दुकानदार का यहां पे ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकता हूं कि दुकानदार 2 डिस्काउंट दे रहा है लगातार। दुकानदार जो है वो 2 डिस्काउंट दे रहा है मेरे भाई। पहले वो क्या करता है, मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है, फिर 9 पेयर बुक पर एक पेयर फ्री देता है। यानी कि दुकानदार मेरे प्यार में ग्राहक को टोटल कितनी पेयर दे रहा है, कितनी किताबें दे रहा है, 9 और 1 10 पेयर। 10 पेयर में से 9 पेयर का पैसा लिया, एक पेयर फ्री है, यानी कि ये 10% डिस्काउंट है, 10%। तो दुकानदार ग्राहक को 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो नेट डिस्काउंट क्या आएगा, कुल कितना डिस्काउंट आएगा मेरे भाई, नेट डिस्काउंट कितने परसेंट का आएगा दुकानदार द्वारा जो ग्राहक को दिया गया है। 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 माइनस 10 माइनस, सॉरी 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10/100, तो आएगा 30 माइनस 2 28%। यानी कि दुकानदार ने कुल 28% का नेट डिस्काउंट दिया।
दुकानदार ने ग्राहक को कुल 28% का डिस्काउंट दिया। 28% डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 26% का लाभ हुआ। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दी है तो सीपी से एमपी का रेशियो सीधा निकालने का फॉर्मूला है बच्चों 100 - d अपॉन 100 प्लस पी। बस इस सवाल की खास बात यही है कि आपको यहां नेट डिस्काउंट निकालना पड़ा। डिस्काउंट है 28 तो 100 - 28 72। प्रॉफिट हुआ आपको 26 तो 100 + 26 126। ये हो गया मेरे भाई। ये किससे चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है 18 से। 18 चौक 72 और 18 सत्ते 126। यानी कि वस्तु का अगर सीपी 4 है तो मार्क प्राइस 7 है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है? सीपी 4 है तो मार्क प्राइस 7 है। तो मार्क प्राइस 4 से 7 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है। 1/4 25%, 3/4 75%। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 75% अबव है। बढ़िया सवाल है मेरे भाई। एलपी के पेपर में भी ऐसा सवाल आया था। सवाल नंबर 18 करके बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपके सामने 2 लाइन की क्वेश्चन दी है, बोला है कौन सा सही है। बताने सिस्टम के कितने सॉल्यूशन है। अब आप देखो यहां x की गुणांक 0.4 है, यहां 0.3 है। तो x के कोफिशिएंट का रेशियो ये हो गया मेरे भाई। y का कोफिशिएंट यहां पे 0.16 है और ये 0.12 है। क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं? अभी 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये भी 4/3, ये भी 4/3। और यहां पे कांस्टेंट अलग अलग है भाई। यहां पे कांस्टेंट 1.7 है, 3.4 है। यानी कि मैं सीधा सीधा ये देख सकता हूं इन दोनों लाइन में, ये 2 लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों लाइन के x और y कोफिशिएंट का रेशियो सेम है। यानी कि ये दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी मेरे प्यारे भाई, तो इन दोनों लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। कहीं काटेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आगे 25,600 का एक हिस्सा 7% की दर से, बाकी 9% की दर से इन्वेस्ट किया जाता है। 3 साल के एंड में कुल ब्याज 5832 रुपए है। पूछा 9% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। भाई साहब देखिए हमारे पास 25,600 रुपए हैं। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से और बाकी हमने पैसा इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। आप बताओ 3 साल के एंड में कुल ब्याज कितना मिला? 5832 रुपए 3 साल के एंड में। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 3 एकम 3 और 2 3 नाम 27 और 1 3 चौक 12 1944 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने पर? 25,600 रुपए पर 1944 रुपए ब्याज मिला। ठीक है ना? या ब्रेक वाला मेथड बताऊं? चलो कोई बात नहीं, यही कर लेते हैं। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला इंटू 100%। परसेंटेज में इतना कितना ब्याज मिला गुणा 100%। क्या बात समझ में आ गई भाई? 25,600 के प्रिंसिपल पर 3 साल में 5832 ब्याज मिला। ठीक है भाई? तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? डिवाइड 1944। परसेंटेज में कितना गुणा 100%। अब ये जाएगा मेरे प्यारे भाई 2020। ठीक है? 16 से 16 कम 16 3 4 16 दूनी 32। 16 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। 8 दूनी 16 3 4 8 चौक 32 और ये 8 तिया 24 और 8 से चला जाएगा मेरे प्यार में 32 बार। 243/32%। तो ओवरऑल आपको जो ब्याज मिला है वो 243/32% का मिला है। यहां तक कोई परेशानी किसी को? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर एलिगेशन लगाते तो सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। अब यहां बटे 32 है, पूरे डाटा को 32 से गुणा कर दो तो 32 सत्ते 224%, 32 निम्मा 288% और ये आ गया 243। एलिगेशन लगाने से सीधा प्रिंसिपल का मूलधन का रेशियो आएगा। 288 में से 243 घटाएंगे 45 आ गया। 243 में से 224 घटाएंगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 9 और 3 में से 2 गया 1, ये 45/19 आ गया बच्चों। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। बोला 9% की दर से कितनी राशि इन्वेस्ट की? तो 9% की दर से जो राशि इन्वेस्ट की है वो 19 यूनिट है। पैसा 45/19 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। 9% की दर से कितना इन्वेस्ट किया? 19 यूनिट। जो भी आंसर आएगा 19 का मल्टीपल आएगा। 19 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है यहां पर बी और यही करेक्ट हो जाएगा।
मुझे आगे सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एलिगेशन मेथड बताया। देखिए, ट्राइंगल एबीसी में ए बी 36 है, बीसी 77 है, एसी 85 है, ओ सेंट्रॉइड है, बीओ की लंबाई बताओ। बहुत बढ़िया सवाल भाई। 36, 77, 85 देखते ही समझ जाना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें साइड ए बी 36 है, बी सी 77 है, और ए सी जो है हाइपोटीनस होगा 85। ये हाइपोटीनस का मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर। ये होगा मेरे प्यारे भाई सेंट्रॉइड यहां पर। तो ये दूरी आपसे पूछा है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यहां पे ओ बोला है, सेंट्रॉइड को यहां पे ओ बोला है मेरे प्यार में। ये दूरी पूछा है बीओ। बीओ का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का बी होता है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ओ होता है सेंट्रॉइड केंद्रक। तो समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर और ये सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होती है, सीधा फॉर्मूला है हाइपोटीनस बटे 3 h/3। यहां पे हाइपोटीनस 85 है, 85 बटे 3 आ जाएगा, और यही आंसर है मेरे प्यार भी, सीधा शॉर्टकट है। 28 × 84, 28 सही 1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 28.3 सेंटीमीटर अप्रोक्स में आंसर। आइए, 50 स्टूडेंट के बीच 41 रुपए बांटे गए। हर लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, हर लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। गजब का सवाल है भाई, यहां भी एलिगेशन से हो जाएगा। हमारे पास 50 स्टूडेंट है, उनको 41 रुपए दिए गए। हर लड़के को, हर बॉय को कितना मिलता है? 90 पैसा मिलता है। जबकि हर लड़की को, हर एक गर्ल को कितना पैसा मिलता है? 65 पैसे मिलते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल 41 रुपए या 4100 पैसे बांटे गए। कितने बच्चों में? 50 स्टूडेंट में। तो हर स्टूडेंट को कितना मिला? 0 से 0 काटेंगे, 82 पैसे। तो 82 पैसे हमें मिला। तो पर स्टूडेंट कितना मिला है? 82 पैसे मिला है पर स्टूडेंट। तो एलिगेशन लगाओगे, बॉयज को 90 पैसे मिला, गर्ल्स को 65 पैसे, और पर स्टूडेंट बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के 82 पैसे मिला। एलिगेशन लगाओ, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा। 82 में से 65 घटाइएगा 17, और 90 में से 82 घटाइएगा 8। ये स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया। पूछा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या आ रही है 17। 17 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है 34 आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 22वां सवाल मेरे भाई, बताइए जी इसका क्या आंसर है। ये सीरीज का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, और मैंने ये जो सवाल है जी बहुत ध्यान से डाला है। अच्छा सवाल है, बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा। देखो, जब इस तरह की सीरीज आती हैं तो ये तभी सॉल्व होते हैं जब काटा कूटी मचेगा, कुछ कटेगा। अब ये देखो, ऊपर लिखा हुआ है 3, नीचे लिखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 1 और 4 का डिफरेंस ही 3 है। तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, और नीचे आ गया जी 1 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर। बोलो क्या बात को समझे? प्लस ऐसी जैसे 5 है, नीचे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 का डिफरेंस ही 5 है। तो ऊपर हो गया जी 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बटे नीचे क्या है मेरे प्यार भी? 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर। बोलो हाँ, प्लस डॉट 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 डॉट, और नीचे क्या है मेरे प्यारे भाई? ये 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361। अब 400 में से अगर आप ये घटाओगे तो 39 आएगा 19 का स्क्वायर। नीचे क्या है मेरे भाई? 19 स्क्वायर गुणा 20 स्क्वायर। पूरा डिटेल में हम आपको सवाल करके बता दे रहे हैं। अब डिवाइड करो, देखिए अलग अलग डिवाइड करो। अब 2 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर से, 1/1 स्क्वायर माइनस, यहां देखिए 1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर से, तो 1/2 स्क्वायर, प्लस यहां देखिए क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर को 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ऐसे ही चलता रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस डॉट 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 डॉट, और यहां पे देखिए 20 स्क्वायर को 19 गुणा 19 स्क्वायर 20 स्क्वायर से, तो 1/19 स्क्वायर माइनस 1/20 स्क्वायर, यही आएगा। अब आप मुझे बताइए क्या आया, क्या कटा और क्या बचा? आप बोलोगे सर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर कट गया। ऐसी -1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर कट जाएगा। ये प्लस 1/19 स्क्वायर पीछे से कट जाएगा मेरे भाई। तो इस शुरू का 1/1 स्क्वायर 1 बच गया, माइनस लास्ट में 1/20 का स्क्वायर 1/400 बच गया। तो 400 माइनस 1 399/400। इस सवाल का बहुत बढ़िया ठीक ठीक आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी।
कर पाओगे? बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, बीच की सारी चीजें कट जाएंगी। सवाल नंबर है आपके सामने 23। एक बंदर 40 मीटर ऊंचे एक फिसलन भरे खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। वह 1 मिनट में 5 मीटर की छलांग लगाता है, अगले 30 सेकंड में 2 मीटर नीचे उतरता है। पता लगाएं कि बंदर खंभे के टॉप पर कितने समय में पहुंच जाएगा। देखिए मेरे भाई, ये पेड़ है, इस पेड़ पर बंदर चढ़ना चाह रहा है। पेड़ कितना ऊंचा है? 40 मीटर ऊंचा पेड़ है। अब इस पेड़ पर मेरे प्यार भी मान लीजिए, खंबा मान लो या पेड़ मान लो, एक ही बात है, फिसलन हो रही है, फिसलन हो रही है। तो बंदर क्या करता है? बंदर पहले मिनट जो है वो 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, 5 मीटर चढ़ेगा। फिर अगले मिनट में, अगले मिनट नहीं सॉरी, अगले 30 सेकंड में बंदर 2 मीटर नीचे उतर जाता है, 2 मीटर फिसल जाता है। पहले 5 मीटर चढ़ा पहले मिनट, फिर अगले 30 सेकंड में 2 मीटर फिसला, फिर अगले मिनट 5 मीटर चढ़ेगा, फिर नेक्स्ट 30 सेकंड में 2 मीटर फिसलेगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि बंदर हर 1.5 मिनट में, क्योंकि 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट होता है, बंदर हर 1.5 मिनट में केवल पहले 5 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर नीचे फिसल जाएगा, 3 मीटर ही चढ़ पाता है, 3 मीटर ही चढ़ पाता है बंदर। तो 40 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? यहीं असली कहानी शुरू होती है। ऐसा मत समझना कि 3 मीटर चढ़ रहा है 1.5 मिनट में तो 40 मीटर चढ़ेगा आधा 20 मिनट में, गलत हो जाएगा। ये अल्टरनेट वर्क वाला सवाल है, ये पॉजिटिव काम हो रहा है, नेगेटिव। जब भी ऐसा सवाल आए आप ये देखो, बंदर जो है पहले मिनट 5 मीटर चढ़ता है पहले मिनट में, फिर अगले 30 सेकंड में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी 40 मीटर बंदर को डायरेक्ट मत चढ़ाओ, आप ये 5 मीटर घटा लो। पहले 40 माइनस 5, पहले बंदर को 35 मीटर चढ़वाओ, 35 मीटर या 35 से ज्यादा, 35 से हल्का सा ज्यादा क्या होता है अभी? 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 35 से ज्यादा है 36। अगर मैं दोनों तरफ 12 से गुणा कर देता हूं, दोनों ही तरफ 12 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि बंदर 12 गुणा 1.5 18 मिनट में कितना चढ़ेगा? भाई आपके हिसाब से बंदर 18 मिनट में 36 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। अगर बंदर हर 1.5 मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ रहा है तो 18 मिनट में कितना ऊपर चढ़ जाएगा? 12 से गुणा कर दे, 36 मीटर। लेकिन बंदर को 40 मीटर ऊपर चढ़ना है, बंदर को अभी 4 मीटर और ऊपर चढ़ना है, 4 मीटर और चढ़ना है। तो भैया जैसे ही अगला समय आएगा, अगला मिनट शुरू होगा, अगले मिनट बंदर केवल चढ़ने का काम करेगा। बंदर अगले नेक्स्ट मिनट में केवल चढ़ेगा। बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में, तो 4 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 4/5 मिनट। बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो 4 मीटर चढ़ेगा 4/5 मिनट में। तो कुल मिला के 18 मिनट और 48 सेकंड लगेगा बंदर को चढ़ने में। 18 मिनट और 4/5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा, यानी कि 48 सेकंड। इतने समय बंदर ऊपर चढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था ये, आगे चलिएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन दी है मेरे भाई, इसके 2 रूट हैं, tan 21 डिग्री, tan 24 डिग्री। तो 4 + Q - P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए अगर आपके सामने क्वाड्रिक इक्वेशन है, 1 है, तो हम एक ही बात ही बता सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम tan 21 डिग्री + tan 24 डिग्री। गजब का सवाल है मेरे भाई, पेपर में तो नहीं आया है ये भी, लेकिन आ सकता है। आएगा -b बटा, यानी कि माइनस का p/1 - p। रूट का प्रोडक्ट कितना आएगा? रूट का प्रोडक्ट कितना आएगा भाई साहब? tan 21 डिग्री गुणा tan 24 डिग्री, ये आएगा c/a। c यहां पे आपका q है, q/1 यानी कि q, ये आ गया। अब हमसे ये पूछा है, अब ये जो एंगल दिए हुए हैं 21 डिग्री 24 डिग्री, ये किसी कारण से दूं, आप मुझे बताओ 21 और 24 में क्या कॉमन है? क्या खास बात है 21 24 में? आपको पता है 21 डिग्री जमा 24 डिग्री 45 डिग्री के बराबर होता है, 45 डिग्री। और मेरे भाई आपको ये निकालना है, tan मुझे पता है, तो भैया जब मुझे tan में इंफॉर्मेशन पता है तो दोनों ही तरफ से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी आप tan ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। tan
ये तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं जानते? tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, tan 21 डिग्री प्लस tan 24 डिग्री माइनस का p बटे 1 माइनस tan a tan b। tan a tan b मतलब tan 21 डिग्री गुणा tan 24 डिग्री क्यों आ गया बराबर tan 45 डिग्री 1, तो माइनस p बराबर आ गया 1 माइनस क्यू। क्लियर? माइनस क्यू इधर ले आते तो क्यू माइनस पी बराबर 1, तो क्यू माइनस पी 1 आ गया। सवाल में आपसे ये पूछा है, मैंने क्यू माइनस पी 1 निकाल लिया 1, तो 4 जमा 1 5। इस सवाल का आंसर 5 आ गया। गजब का सवाल भाई साहब, गजब का क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे बढ़िया बढ़िया नए सवाल हमने अपनी टेस्ट सीरीज में डाले। अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे ना मॉक टेस्ट में, ये टेस्ट रैंकिंग, तो एनटीपीसी की पूरी टेस्ट सीरीज यहां पे अवेलेबल है। देखिए प्रीवियस ईयर के तो टेस्ट फ्री हैं, यह है नए टेस्ट जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के अलावा हमारी टीम ने रिसर्च करके क्वेश्चन सेट किए हैं। क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से ही मॉडिफाई करके बनाए हैं, नए नहीं है, प्रीवियस ईयर को ही मॉडिफाई करके थोड़ा चेंज करके बेटर करके हमने सवाल बनाया है। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन से लगाइए। पहले तो आप फ्री के टेस्ट लगाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के इस एप्लीकेशन से ले लीजिए। मात्र 99 रुपए में आपको एक साल में एप्लीकेशन पे सारे पेड टेस्ट मिल जाएंगे, क्वालिटी वाले। लगाओ भाई, बिना मॉक टेस्ट के आप कैसे सोच सकते हो कि नौकरी लग जाएगी? एक साल की वैलिडिटी में एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सबके मिलेंगे। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करो पहले। अब इतना बढ़िया सवाल है, कहीं से मुश्किल था नहीं, लेकिन करने लायक था सवाल। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट 438 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस के बराबर है। 50% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? मेरे भाई ऐसे सवाल में डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हो। भाई किसी सामान को 832 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 448 में बेचने पर लॉस होता है। तो सीपी जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा, बीचों बीच की संख्या। 832 प्लस 448 कितना आ गया मेरे भाई? 1280। 1280 का आधा 640, ये सीपी आ गया। अगर सीपी पे 50% लाभ कमाना है तो किस दाम पे बेचना चाहिए? 640 का 50% आधा होता है 320। 640 पे 320 का प्रॉफिट कमाओगे तो सामान को 960 रुपए में बेचना चाहिए। और इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आगे आइए। जब किसी नंबर को सक्सेसिवली 3 4 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 3 और 5 आता है। जब उसी सेम नंबर को 42 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? बहुत गजब सवाल। सक्सेसिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो सवाल नहीं कर पाओगे। नंबर सिस्टम में 2-4 सवाल एनटीपीसी में आए हुए हैं, ग्रुप डी में भी। देखो आप सबसे छोटी संख्या निकाल लो। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 3 4 7 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 3 और 5 आता है? वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अगर आपको निकालना है तो लास्ट क्वेश्चन जीरो मानिए। ऐसे 7 गुणा 0 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 4 गुणा 5 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 तिया 69, 69 में 2 जोड़ेंगे 71। 71 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 3 4 7 से डिवाइड करोगे सक्सेसिवली तो रिमाइंडर 2 3 5 आएगा। अब इसी नंबर 71 को अगर 42 से डिवाइड किया जाए 42 से तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? 11 में से 2 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 29 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 29 इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन पहले सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ लो तब सवाल करना, ठीक है भाई? आइए। वृत्ताकार मैदान का, एक सर्कुलर फील्ड का एरिया 13.86 हेक्टेयर है। तो पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 3.2 रुपए पर मीटर, यानी कि 3.2 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसकी फेंसिंग करने की कॉस्ट क्या होगी। जैसे आप ये समझो
ये एक स्क्वायर, सॉरी ये एक सर्कुलर फील्ड है। ये जो है मेरे प्यारे भाई एक सर्कुलर फील्ड है। अब इसकी चारों ओर फेंसिंग यानी कि ऐसे कांटेदार तार लगाना है, चारों ओर कांटेदार फेंसिंग करनी है। इसका खर्चा है 3.2 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का खर्चा है 3.2 रुपए। टोटल फेंसिंग का खर्चा कितना आएगा? तो पहले आप इस सर्कुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो। आपको एरिया दे रखा है, मेरे पास रेशियो है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है ना तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है, उसका एरिया 154 होता है। ये रेशियो है मेरे भाई 154। अब यहां पे जो एरिया दिया है 13.86 हेक्टेयर। आपको जानकारी में पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर का मतलब। तो अगर यहां पे आपको 13, अरे मक्खी है, इस हेक्टेयर को चल, अरे बोर्ड पे लिखने नहीं दे रही दुष्ट। इस हेक्टेयर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से गुणा करेंगे। 10,000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 13,8600 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। बताओ कितने गुना? 154 से मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा आपका 900 गुना, 900 टाइम्स। अब एरिया 900 गुना है, अगर एरिया 900 गुना है तो मुझे बताओ सरकमफ्रेंस कितने गुना होगी? देखो भाई, एरिया नापते मीटर स्क्वायर में, परिधि नापते मीटर में। अगर एरिया 900 गुना है तो सरकमफ्रेंस 900 का अंडर रूट 30 गुना होगा, 30 टाइम्स, 30 गुना। क्योंकि एरिया में पावर 2 होती है, सरकमफ्रेंस पे पावर 1 होती है। 44 का 30 गुना 1320 मीटर। 1320 मीटर मेरे प्यारे भाई यहां से क्या आ जाएगा? फिर आगे मक्खी। 1320 मीटर मेरे प्यारे भाई यहां से सरकमफ्रेंस आ जाएगी। ये रेशियो की टेक्निक होती है, कम फॉर्मूला लगा के। अब 1320 मीटर का हमारे पास सर्कुलर ट्रैक का मैदान है, इसके चारों ओर फेंसिंग करनी है। 1 मीटर का खर्चा 3.2 रुपए है, तो इतने मीटर फेंसिंग का खर्चा कितना आएगा? 3.2 से गुणा ये खर्चा आएगा। डेसिमल से 0 हट गया मेरे भाई, 2 दूनी 4, एंड में आएगा 4। ये आंसर है पहला, 4224। बात खत्म। इससे आसान सवाल नहीं दुनिया में। एलॉय ए और बी में कॉपर जिंक का रेशियो 3:4:5:9 है। ए बी को एक्स वाई के रेशियो में मिलाया जाता है, एक नया एलॉय सी बनाया जाता है जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो 27:43 है। एक्स रेशियो वाई क्या है? गजब सवाल। 2 एलॉय को मिला के एक तीसरा एलॉय सी बना दिया। अब चाहे कॉपर पे फोकस कर लो चाहे जिंक में, ये सवाल एलिगेशन का है। हमने ए और बी को किस रेशियो में मिलाया? हम कॉपर पे फोकस कर लेते हैं। ए और बी में कॉपर जिंक का रेशियो 3:4 है, तो कॉपर कितना है ए में? 3/7, टोटल 7 में से 3 आपका कॉपर है। एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 5:9 है, कॉपर 5 है तो टोटल आपका 9 है, टोटल 14, 5/14। इन तीनों को मिला के एक थर्ड एलॉय सी बनाया है भाई। और थर्ड एलॉय सी में कितना कॉपर है भाई? टोटल अगर आपका ये 27 + 43 अगर टोटल 70 है तो 70 में से 27 आपका कॉपर है, 27/70। 27 + 43 टोटल 70 है, तो कॉपर 27 है। लगा दीजिए एलिगेशन। अब यहां एलिगेशन लगाने की आसान टेक्निक ये है कि यहां बटे जैसे 7 आ रहा है, बटे14/70, तो पूरे डाटा को 70 से गुणा कर लीजिए। एलसीएम 70 होता है, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहां गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 14 पंजे 70, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा मेरे भाई 27। अब घटा लो, 27 - 25 2 आ गया, 30 - 27 3 आ गया, यानी कि हमें दोनों एलॉय को ए और बी को 2:3 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर आ गया। कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है सवाल। आइए, एक फ्लाइट ए और बी के बीच की दूरी 21 घंटे में तय करती है। अगर फ्लाइट की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस आ गया। सेम डिस्टेंस कवर करने में मेरे भाई 26 घंटे लगते हैं, सेम डिस्टेंस। तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। गजब सवाल। देखिए मेरे भाई, एक फ्लाइट ए और बी के बीच की दूरी 21 घंटे में तय करती है। अगर फ्लाइट की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, हवाई जहाज की स्पीड कम कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो 26 घंटे का समय लगता है सेम डिस्टेंस जाने में। ये टाइम का रेशियो 21-26 है। अगर डिस्टेंस सेम है
तो टाइम स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। हमें टाइम दिया हुआ है, अगर स्पीड पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। 21 26 का उल्टा 26 रेशियो 21 आ जाएगा, यानी कि पहले स्पीड 26 थी तो घट के 21 हो गई। स्पीड कितनी घटी? 5। सवाल के अनुसार स्पीड घटी है 220 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 44 गुना, 44 टाइम्स। यानी कि मेरे पर कहीं से भी कर लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, ये स्पीड कितने? 26। तो 26 की वैल्यू भी 44 गुना होगी। ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर। ये फ्लाइट की स्पीड थी पहले, यानी कि पहले फ्लाइट इस स्पीड से उड़ती थी और फ्लाइट को 21 घंटे लगता था ट्रेवल करने में। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ये स्पीड आया है, टाइम 21 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आंसर किलोमीटर में। तो जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, अब यहां से बस चेक करना है। 26 13 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला होगा, 21 में 7 आ रहा है, 7 से कटने वाला। अब 2 6 8 4 12, 12 6 का डिफरेंस 6, 11 से नहीं कटता। 2 2 4 4 8, 8 और 6 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कटता। 2 4 8 4 12 और 6 का डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा। 2 और 2 4, सॉरी 2 और 4 6, 4 2 6, 6 6 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। यह आंसर है। 13 से भी कट रहा है मेरे प्यारे भाई, यही आंसर है, डी ऑप्शन 24,024। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टेस्ट का। इस पाई चार्ट में आइसक्रीम फ्लेवर की पॉपुलैरिटी बताइए साल 2015 में। तो साल 2015 में वनीला फ्लेवर की जो बिक्री थी 3300 थी। चॉकलेट फ्लेवर की बिक्री क्या होगी? वनीला फ्लेवर की बिक्री कितने? 16.5%। जबकि सवाल के अनुसार वनीला फ्लेवर की जो बिक्री है 3300 रुपए की है। कितना हो गया? डबल हो गया कि नहीं? 165 दूनी 330 होता है, तो ये मेरे प्यारे भी आपका 200 गुना आ गया, 200 टाइम 200 गुना। तो यहां पे पूछा चॉकलेट फ्लेवर की बिक्री, चॉकलेट फ्लेवर की बिक्री भी 200 गुना आएगी, 200 गुना। तो 5000 और 200 की 0.8 में गुणा 160, तो 5160 रुपए आंसर आ गया, डी ऑप्शन। इसी के साथ आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट 9 खत्म होता है भाई। आखिरी मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा दोस्त कल। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है इस सीरीज को एंड करते हुए, पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको अच्छे अच्छे सवाल कराए। आज की क्लास के सवालों का कंपाइलेशन, सॉल्यूशन, मेथड्स, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक करें मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से चैनल पे 15 लाख करवा दीजिए, फिर ऑनलाइन पार्टी करेंगे, ठीक है? बाय।